रेडी? चलो आ जाओ। आज की क्लास बहुत क्रूशियल है। इतना इतना क्रूशियल है कि आज का ये जो स्टेप 7 है, अगर ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपका ठीक हो गया, और नहीं समझ में आया तो ये चैप्टर बेकार है, फिर नहीं पढ़ा आपने, ये समझो। इतना क्रूशियल है स्टेप 7। तो चलो जल्दी आ जाओ। ओके ठीक है, चलिए आ जाइए। ध्यान से सभी सुने। देखो, पिछली क्लास में हमने डीएनए ट्रांसफर किया होस्ट सेल में, है ना। अब जिस सेल ने डीएनए ले लिया उसे कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। जिस सेल ने डीएनए ले लिया उसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। कैसा भी डीएनए लिया हो, चाहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया हो, बस डीएनए ले लिया हो, ऐसी सेल को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। तो स्टार मार्क लगाकर इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर स्टेप 7 पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। स्टार मार्क लगा के ट्रांसफॉर्मेंट की डेफिनेशन लिख लें सभी। ट्रांसफॉर्मेंट, सेल दैट हैज टेकन अप, अरे तो लिख लो ना, बाद में हेडिंग डाल लेना। सेल दैट हैज टेकन अप, सेल दैट हैज टेकन अप फॉरेन डीएनए, सेल दैट हैज टेकन अप फॉरेन डीएनए, सेल दैट हैज टेकन अप फॉरेन डीएनए, ब्रैकेट में डाल दो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सेल दैट हैज टेकन अप फॉरेन डीएनए, ब्रैकेट में लिख दो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जिस सेल ने बाहरी डीएनए ले लिया उसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसने कोई डीएनए नहीं लिया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्लियर है? जिसने डीएनए लिया ट्रांसफॉर्मेंट, जिसने नहीं लिया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर ये दो शब्द? अच्छा, अब सुनिए, आज का जो स्टेप 7 है, स्टेप 7 जो है वो है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। क्या ढूंढने चाह रहे? वो होस्ट सेल जिसने लिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो सेल ढूंढने जा रहे हैं जिसने लिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि जिस सेल ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है मतलब उसी ने लिया है डिजायर्ड जीन, वही सेल हमारे काम की है। तो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। रेप्लिका प्लेट बनाएंगे। क्या है ये मेथड, बिल्कुल समझेंगे, लेकिन आगे देखते हैं। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है जो अभी तक फॉलो अप करते आ रहे हैं। पीबीआर 322 में क्या था? बोथ सेलेक्टेबल मार्कर आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। दोनों सेलेक्टेबल मार्कर क्या थे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एक सेलेक्टेबल मार्कर है एम्पार, एक है टेटार। तो पीबीआर 322 में यही दोनों तो है। तो पहले ये वाला मेथड समझते हैं जो फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक, फिर एक अल्टरनेटिव मेथड आएगा अगला इसके बाद। तो चलिए इसको समझते हैं, सभी ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ ना लिखे, पूरा फोकस बोर्ड में। मैंने बोला ये समझ में आ जाए मतलब ये चैप्टर समझ में आ गया, इतना क्रूशियल है। सबसे तकलीफ कष्ट यही देता है। अच्छा सुनिए, पिछली क्लास में जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कोशिश की थी तो दो तरह के डीएनए बन गए थे। एक बना था नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेटार जीन दोनों एक्टिव थे, याद है? ओके, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसमें एम्पार जीन तो एक्टिव था और टेटार जीन के बीच में हमने फिट किया था डिजायर्ड जीन। मान लो यहां पर फिट किया था हमने डिजायर्ड जीन। तो जब डिजायर्ड जीन फिट किया था तो टेटार जीन का हो गया था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो टेटार इनएक्टिव हो गया था। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की तारीफ ये हो गई। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एम्पार टेटार जीन दोनों एक्टिव हैं,
और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एमपार जीन एक्टिव है, टेटार जीन इनएक्टिव है। हमें नहीं पता कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना था, वो तो इस स्टेप के आखिरी में 7 का ए ये जो खत्म करूंगा तब पता चलेगा। अरे अपन तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे थे, लेकिन कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट भी बना था, लेकिन मुझे तो पहले से पता, इसलिए फॉलो अप लेकर चल रहा हूं, अदरवाइज अंत में पता चलेगा। अच्छा, हमने अपनी नजर में सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, क्या करना है इसको? पिछली क्लास में हमने इसको ट्रांसफर कराया था होस्ट सेल में, फॉर एग्जाम्पल इकोलाई में। लेकिन याद है, जिस इकोलाई में आप डीएनए डाल रहे हो उसमें पहले से कोई प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। आपको मैंने ये भी बताया था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होती है वो सिर्फ प्लाज्मिड में होती है। अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं है, इसका मतलब उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। मतलब जिस इकोलाई में आप डिजायर्ड जीन डाल रहे हो उसमें ना एमपार है ना टेटार है। क्यों? प्लाज्मिड ही नहीं है, तो फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात ही खत्म हो। चलिए कैसे करना था वो देखो। एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में इकोलाई डाल दो और जो डीएनए तैयार किया है, हमारी नजर में तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही बना है, लेकिन जो भी बना है सब एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया था पिछली क्लास में। फिर याद है बैक्टीरिया को कैल्शियम आयन दिया था जो सेल वॉल पार करा रहा था, हीट शॉक दिया था जो सेल मेम्ब्रेन पार करा रहा था। सही है, ओके। तो कुल मिला के डीएनए गया होगा इकोलाई के अंदर। थोड़ी देर बाद अगर आप चेक करोगे तो इस टेस्ट ट्यूब में 3 तरह की बैक्टीरिया मिलेंगी आपको, 3 तरह की बैक्टीरिया मिलेंगी। कुछ इकोलाई ऐसी मिलेंगी ठीक है, चलो कोई नहीं। ऑनलाइन वालों सब ठीक है भाई? देखो मैंने ये बोला कुछ इकोलाई में रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया ना नॉन रिकॉम्बिनेंट, कोई डीएनए नहीं गया। तो जिसमें कोई डीएनए नहीं गया उन्हें बोलना है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। इसके आगे का देखते हैं। कुछ इकोलाई ऐसी होंगी जिसके पास खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए तो है, उन्होंने डीएनए भी लिया है। कौन सा डीएनए लिया है? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन डीएनए तो लिया है ना, तो ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है, इसलिए इन्हें कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। सही है, ओके। कुछ इकोलाई ऐसी भी होंगी जिनके पास खुद का न्यूक्लियर डीएनए तो है, लेकिन उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया, 2 कलर से बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया। डीएनए लिया है इसलिए ट्रांसफॉर्मेंट, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है इसलिए बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। मतलब साफ साफ क्लियर रखो, क्योंकि बाद में लोगों को डाउट होता है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है। तो बिल्कुल क्लियर कट रखो। जिसने कोई डीएनए नहीं लिया है वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसने कोई सा भी डीएनए लिया है वो है ट्रांसफॉर्मेंट। और ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया 2 तरह की होती है। ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया 2 तरह की है। जिसने नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्मेंट के टाइप है। ट्रांसफॉर्मेंट 2 तरह के होते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। जिसने नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। क्लियर है? अच्छा, थोड़ी तारीफ कर लेते हैं इनकी। जिसने कोई डीएनए नहीं लिया है उसके पास ना तो एम पार है
ना टेटार है, ना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ना एम्पार है, ना टेटार है। और जिसने नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। और जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है लेकिन टेटार जीन इनएक्टिव है। सही है? मतलब सीधी सीधी बात समझो, जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में मरेगा वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। जो एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में मरेगा वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। और जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके पास एम्पार टेटार दोनों है, रेजिस्टेंस जीन है दोनों के लिए, तो जो एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों में जिंदा रहेगा वो है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जो एम्पिसिलिन में तो जिंदा रहेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा वो है रिकॉम्बिनेंट। और हम कौन सी सेल ढूंढ रहे हैं? यही वाली ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसी ने डिजायर्ड जीन ले रखा है और यही हमें चाहिए। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो जानकारी मैंने अभी से आपको दे दी है, एक्चुअली ये जानकारी अभी से इग्नोर करो पूरे को, ये वाले को। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ। आपकी नजर में तो आपने टेस्ट ट्यूब में सब मिला के रख दिया, कैल्शियम आयन दे दिया, हीट शॉक दे दिया। अब क्या करो, यहां से कुछ बैक्टीरिया निकालो, अब एक प्लेट में कल्चर मीडियम रखा है उसमें मल्टीप्लाई कराओ। मतलब मैं ये कहना चाहिए, इसे इग्नोर करके बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कल्चर द बैक्टीरिया, culture the bacteria in plate having culture medium। प्लेट में क्या रखा हुआ है? कल्चर मीडियम। कोई एंटीबायोटिक नहीं रखा है, नो एंटीबायोटिक, कोई एंटीबायोटिक नहीं डाल रखा है, सिर्फ कल्चर मीडियम, खाने पीने की चीज। तो देखो ये रही प्लेट, ये रही प्लेट, इसमें खाने पीने की चीज रखी है, एंटीबायोटिक कोई नहीं। देखो मैंने क्योंकि कोलाई इस तरह काम कर रखा है इसलिए मुझे पता है, एक वायर का लूप होता है, एक, हाँ कोई कुछ बोल रहा है, सब ठीक है, एक वायर का लूप होता है। इस लूप में यहां पर ये देखो ये लूप जैसा है, इस वायर को ये तो इग्नोर करो, इस लूप को इसमें डुबाओ, सोल्यूशन ही तो है बैक्टीरिया का, तो ऐसे डुबाओ, तो डुबाओगे तो ये जो लूप है इसमें एक पतली सी फिल्म बन जाएगी इस सोल्यूशन की। इस सोल्यूशन में बैक्टीरिया है। अब इसको लाओ, तीन तरह की, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान देते रहे। ऑनलाइन वालों थोड़ा फोकस करते रहे ना, और ये ऑफलाइन वाले बताते रहेंगे, कुछ गड़बड़ होगा तो। हाँ तो क्या, और क्या, परोपकार करना चाहिए। ठीक है चलो, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो तीन बैक्टीरिया गिरी, गिरी तो ढेरों हैं लेकिन हम आसानी समझने के लिए बोल रहा हूं तीन बैक्टीरिया गिरी। अब ये इस प्लेट को 24 घंटे को रख दो, 24 घंटे के लिए, तो खाना पीना है ही है, ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलोनी बनाएंगे। तो मान लो इस बैक्टीरिया की ये कॉलोनी बन गई, इस बैक्टीरिया की ये कॉलोनी बन गई, इस बैक्टीरिया की ये कॉलोनी बन गई। इसे बोलेंगे हम, इस प्लेट को मास्टर प्लेट। ये जो बनी इसे क्या बोलेंगे? मास्टर प्लेट। अब हमें इसका रेप्लिका बनाना है, डुप्लीकेट, रेप्लिका प्लेटिंग। तो चलो देखो, अब ऐसा करो, एक प्लेट और ले लो, इस प्लेट में कल्चर मीडियम तो पड़ा है, साथ में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक भी पड़ा है। कल्चर मीडियम के साथ साथ इसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक भी पड़ा हुआ है, कल्चर मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन डाल रखा है।
क्या करना है, एक फिल्टर पेपर काटो सर्कल, और उस फिल्टर पेपर को यहां पर हल्का सा प्रेस करो, तो हर कॉलोनी की 2-2 4-4 बैक्टीरिया चिपक गई। अब इस फिल्टर पेपर को आराम से उठाओ, ना ऐसे घुमाना है ना ऐसे घुमाना है, एज इट इज उठाना है और ऐसे ही इसी पोजीशन में यहां प्रेस कर देना है। तो 2-2 4-4 बैक्टीरिया जो चिपकी थी कुछ इसमें आ गई होंगी, मतलब 2-4 बैक्टीरिया यहां गिर गई, 2-4 बैक्टीरिया यहां, 2-4 बैक्टीरिया यहां गिर गई। एंड आई एम श्योर कि ये जो बैक्टीरिया है ये इस कॉलोनी की है, ये वाली यहां की है, ये वाली यहां की है। रेप्लिका बना रहा हूं, अब 24 घंटे मल्टीप्लाई करने दो इसको, तो क्या उम्मीद लगाएं हम कि 3 कॉलोनी थी तो यहां भी 3 ही आएंगी। लेकिन यहां जब मैंने ग्रो कराया एम्पिसिलिन वाले मीडियम में तो 2 कॉलोनी आई, यहां पर कुछ नहीं आया, यहां पर कुछ नहीं आया। क्यों? ऐसा कौन है जो एम्पिसिलिन में मरेगा? हाँ, जिसने कोई डीएनए नहीं लिया है उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो एम्पिसिलिन मरेगा। लेकिन अगर किसी ने कोई सा भी डीएनए लिया है, एम्पार दोनों के पास है, डीएनए चाहे कोई सा भी लिया हो ट्रांसफॉर्मेंट ने, तो उनके पास तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना, वो जिंदा रहेंगे। तो जो जिंदा है वो ट्रांसफॉर्मेंट है, और जिंदा नहीं रह पाया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। मतलब यहां ये पोजीशन, मतलब ये पोजीशन, फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेबल करो, ये कॉलोनी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया की है। सही है? और जो जिंदा है ये और ये कॉलोनी ट्रांसफॉर्मेंट की है। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है। कोई सा भी डीएनए लिया हो, लेकिन डीएनए लिया जरूर है इन्होंने, इसीलिए ये जिंदा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो इस प्लेट में, एम्पिसिलिन वाली प्लेट में लिख दूं कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एम्पार जीन। बोलूं, ये जो एम्पिसिलिन वाली प्लेट है, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। इस प्लेट का कहना है मेरे में जो जी गया वो ट्रांसफॉर्मेंट है, और जो मर गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब समझे क्या? जिस बैक्टीरिया में डीएनए डाल रहे हो उसमें पहले से प्लाज्मिड क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जिस बैक्टीरिया में डीएनए डाल रहे हो अगर उसमें प्लाज्मिड होता, मान लो एम्पार होता, तो वो भी तो एम्पिसिलिन में जिंदा रहता। तो फिर तो आपको पता ही ना चलता कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। समझ गए? अगर जिसने कोई डीएनए नहीं लिया, अगर उसके पास प्लाज्मिड पहले से होता, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मान लो होती, तो वो भी तो जिंदा रहता। फिर तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट का भेद ही नहीं रहता, डिफरेंस ही नहीं पता चलता। समझ गए? इसलिए जिस बैक्टीरिया में डीएनए डाल रहे उसमें पहले से कोई प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके। अब एक रेप्लिका प्लेट और बनाओ, एक रेप्लिका प्लेट और बनाओ। इस बार प्लेट में कल्चर मीडियम में टेट्रासाइक्लिन डालना है। कल्चर मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, कल्चर मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखो, फिर से वही फिल्टर पेपर लो, हल्का सा प्रेस करो और फिर यहां पर ला दो, तो हर कॉलोनी की 2-2 4-4 बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। यहां तो कोई कॉलोनी नहीं आनी थी, ये तो पता था, लेकिन इसकी 2-4 बैक्टीरिया, इसकी 2-4 बैक्टीरिया गिर गई होंगी यहां, तो 24 घंटे के लिए रख दो। तो उम्मीद यही है मल्टीप्लाई करके 2 कॉलोनी दिख रही थी, यहां भी 2 कॉलोनी आ जाएगी। नहीं आई, एक ही कॉलोनी आई, यहां पर एक नया नया मरा। ऐसा कौन है जो एम्पिसिलिन में तो जिंदा रहेगा, टेट्रासाइक्लिन में मरेगा? जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है वो एम्पिसिलिन में जिंदा था क्योंकि उसके पास एम्पार जीन थी,
लेकिन टेटार तो इनएक्टिव था, वो टेट्रासाइक्लिन में मर गया। मतलब ये पोजीशन, मतलब ये मतलब ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेबल करें कि ये कॉलोनी है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की। सही है ना? इसी को तो ढूंढ रहे थे। अच्छा, ऐसा कौन है जो एम्पिसिलिन में भी जिंदा है, टेट्रासाइक्लिन में भी जिंदा है? जिसने नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया वो तो एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों रेजिस्टेंस है उसके पास, तो दोनों में जिंदा रहेगा। मतलब ये 100% ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की कॉलोनी है। अब जाकर हमें पता चला, रे हम तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे, लेकिन कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बन गया था। उसके पहले हमें पता ही नहीं था, हमारी इच्छा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की थी, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट भी बना है। कैसे पता चला? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों में जिंदा थी। इसका मतलब उनके पास क्या पहुंचा था? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर है? मतलब इस प्लेट में अगर कमेंट करना हो तो क्या बोलूं? रिकॉम्बिनेंट डाई ड्यू टू एब्सेंस नहीं, ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ टेटार जीन। सही है? बोलूं एम्पिसिलिन, ये टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। रिकॉम्बिनेंट ढूंढने में किसने मदद की? टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट ने। मिल गया बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर रिकॉम्बिनेंट तो मर गया। अरे तो मरने दो ना, तो मास्टर प्लेट में तो है, यहां से उठा लो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया और मल्टीप्लाई कर लो, करोड़ों कॉपी बना लो। और वो फिर उनके पास करोड़ों कॉपी हो जाएंगी तो उनके पास इंसुलिन जीन भी है, उसके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इंसुलिन हार्मोन बनेगा, उन्हीं को लाइको मार के इंसुलिन निकालेंगे अगले स्टेप पे। अभी तो ढूंढ रहे हैं कि किसने डीएनए लिया था रिकॉम्बिनेंट। मिल गया। एनसीईआरटी कहती है बट दिस मेथड इज कुंबरसम। एनसीईआरटी लॉन्ग एंड टायरसम, लॉन्ग एंड टायरसम, बहुत ज्यादा लेंथी हो जा रहा है। दो रेप्लिका प्लेट बनानी पड़ रही है, अलग अलग एंटीबायोटिक वाली। आगे मास्टर प्लेट बनाओ, फिर 2 रेप्लिका प्लेट बनाओ, तब जाकर पता चला कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन से ने लिया है। इसको एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है कि बट दिस मेथड इज कुंबरसम प्रोसेस, मतलब लॉन्ग एंड टायरसम प्रोसेस, एज it require simultaneous plating on 2 plates having different antibiotics। लेंदी हो जा रहा है। एनसीईआरटी इसके आगे लिखती है therefore alternative selectable marker method was developed। इसीलिए एक अल्टरनेट मेथड डेवलप किया गया। तो जो अल्टरनेट मेथड है, जो अगला 7 का बी, उसमें पता है यहां तक नहीं आना पड़ेगा मुझे, मैं वहां से यहां तक आऊंगा, सिर्फ यहीं तक आऊंगा और पता चल जाएगा किसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया। अगले मेथड वो कम लेंदी रहेगा। अच्छा सुनिए, फटाफट सुनिए। थीम अगर आपको कुछ नहीं याद है तो सिर्फ इतना याद करने से हो जाएगा। क्या? जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में मरे वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों में जो जिंदा रहे तो वो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और जो एम्पिसिलिन में जिंदा रहे और टेट्रासाइक्लिन में मर जाए ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है। सही है? तो एम्पिसिलिन में कौन मर गया था? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और टेट्रासाइक्लिन में, एम्पिसिलिन में जिंदा और टेट्रासाइक्लिन में मरा कौन? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। देखा, मैंने बोला था सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट सेल, जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है, यही तो था। अब ये चीज वहां कैसे समझा देता? समझ गए? अच्छा, अब क्वेश्चन कैसा होगा देखिए। 2 लाइन है जो मैंने बोला, लिख दूंगा नीचे, लेकिन क्वेश्चन क्या है देखो। मान लो क्वेश्चन आ गया कि डिजायर्ड जीन को टेटार जीन में डाला, तो कौन सी जीन इनएक्टिव हुई? टेटार। तो कौन सी एंटीबायोटिक ने बताया रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के बारे में? टेट्रासाइक्लिन। मतलब रिजल्ट निकालो कि अगर जिस जीन में डिजायर्ड जीन डालोगे
अगर टेटार्जीन में डिजायर्ड जीन डालोगे तो इनएक्टिव कौन होगा? टेटार्जीन। तो टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट ही रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट बताएगी। अब एक क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर डिजायर्ड जीन एम्पायर में डाले होते तो एम्पायर इनएक्टिव हुई होती, तो एम्पिसिलिन वाली प्लेट बताती कौन रिकम्बिनेंट है और कौन। भेजे में कई बार स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान देना, स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएगा। पूछेगा डिजायर्ड जीन को डाला गया काट के बाम एच फर्स्ट या सेल फर्स्ट से, डिजायर्ड जीन को काट के डाला गया बाम एच फर्स्ट सेल फर्स्ट से, तो फटाफट समझ जाने की बाम एच फर्स्ट और सेल फर्स्ट की साइड टेटार में थी, मतलब टेटार इनएक्टिव हुआ, तो टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट बताएगी रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट। अब क्वेश्चन आएगा अगर डिजायर्ड जीन को काट के डाला पीएसटी फर्स्ट या पीबीयू फर्स्ट से, तो पीएसटी फर्स्ट और पीबीयू फर्स्ट साइड एम्पायर में होते हैं। बेवजह नहीं बोला था वो डायग्राम याद रखना है। क्वेश्चन ये नहीं है कि एम्पायर में डिजायर्ड जीन डाली, बोलेगा पीएसटी फर्स्ट से काट के डाला, पीबीयू फर्स्ट से काट के डाला डिजायर्ड जीन को, तो तुरंत समझ जाने कि एम्पायर जीन में डाल रहे हो, एम्पायर जीन इनएक्टिव होगी, और एम्पायर जीन अगर इनएक्टिव होगी तो एम्पिसिलिन वाली प्लेट बताएगी रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट के बारे में। मतलब जिस जीन में डिजायर्ड जीन डालोगे वही वाला एंटीबायोटिक रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट के बीच डिफरेंशिएट करेगा। क्लियर है मेरी बात? खत्म करें, 6 मिनट है आपके पास। वो बॉटम में 2 लाइन लिख देता हूं मैं। हाँ भाई, हाँ हाँ, नहीं आएंगे। अगर तीनों एक साथ आ जाएंगे तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं लग जाएगा? फिर तो सब अपनी अपनी बाउंड्री बना के रखेंगे। हाँ हाँ, हाँ 24 घंटे। हाँ हाँ, वो इधर इधर इन लोगों का कहना है कि ये तीनों बैक्टीरिया साथ में नहीं हो सकती। अरे भाई, तीनों बैक्टीरिया एक यहां गिरी, एक यहां गिरी, एक यहां गिरी, तो सबकी अपनी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी, नहीं तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा ना उन्हें, एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे जो ज्यादा वो होगा। तो सब कॉलोनी की एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी, और मान लो थोड़ा बहुत ओवरलैप भी करता है, तो मैं रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया जब उठाना होगा ना वहां से, तो मिड से उठाऊंगा, मिड से उठाऊंगा तो पक्का वही वाली कॉलोनी की मिलेगी, दूसरी कॉलोनी तो आ नहीं पाएगी बीच तक। बॉर्डर में मान लो आ भी गई, लेकिन बीच में तो नहीं आएगी ना, तो मिड से उठाऊंगा वो। ठीक है? हाँ, किससे? नन ऑफ द एंटीबायोटिक विल हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। न, कोई रास्ता नहीं है, यूजलेस। ठीक है, चलिए ठीक है, कंप्लीट कर लें। यहां पर 2 लाइन लिख रहा हूं, आखिरी में लिखिएगा वो, कलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ले लें फ्रॉम मास्टर प्लेट, एंड कल्चर इट, और इसे कल्चर करा लें। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया उठाए मास्टर प्लेट से और मल्टीप्लाई करा लें, ताकि अगला स्टेप शुरू हो जाए। और दूसरा एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं, बट दिस मेथड इज कुंबरसम। कुंबरसम मतलब लॉन्ग एंड टायरसम, लेंदी है, और लोग इतना सारा एक्सपेरिमेंट करते करते थक चुके होते हैं। क्यों? एज इट रिक्वायर simultaneous as it require simultaneous plating on two plates having different antibiotics. ये लीजिए, ये आखिरी की 2 लाइन अंत में लिखिएगा। तो एम्पिसिलिन वाली प्लेट
ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट करने में मदद कर रही है और टेट्रासाइक्लिन वाली रिकॉम्बिनेंट। कलर पर नहीं जाइएगा, आप बनाइएगा, थोड़ा जल्दी बनाइए क्योंकि 7A है, ये 7B होगा इसके बाद। हाँ, उसमें थोड़ा कम होगा क्योंकि पहली ही प्लेट में सब कुछ पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात ये? ठीक है ना? 7 का बी बता दूं, इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एक तरफ से पढ़िए एनसीईआरटी में। क्या बच्चे? बच्चे, एक ही कोलाई में एक डीएनए जाना ही रेयर है, तो दो जाना तो वेरी 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 रेयर हो जाएगा, है ना? ऑनलाइन वालों सब ठीक है? जो एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों में मरेगा वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और जो दोनों में जिंदा रहेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जो एम्पिसिलिन में जिंदा रहेगा और टेट्रासाइक्लिन में मरेगा वो रिकॉम्बिनेंट। इनको क्या बोलोगे जो नया नया बनाया है? रेप्लिका प्लेट, डुप्लीकेट बनाया है, मास्टर प्लेट का डुप्लीकेट।
खाली है, हो गया। वही सोच रहा हूँ क्या पूछे उससे। हाँ हेडिंग चेंज कर रहा हूँ। हाँ बोलो भाई क्या डाउट है। 7 का ये था ये। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था। नहीं कोई नहीं पूछ रहा। बात दिमाग में गई या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये था इस चैप्टर का। ए चल। हाँ अब इधर क्या साइड है। हाँ लिख। ठीक है जल्दी करिए। लास्ट टू 1 मिनट है बस, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट है। कंप्लीट करें। हाँ हाँ रेप्लिका। मास्टर प्लेट में क्या, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से वो जो प्लेट ट्यूब थी उसमें बैक्टीरिया थी, उसको डाल दिया इसमें, तो बैक्टीरिया जहां जहां गिरी वहां वहां कॉलोनी बन गई, बस इतना सा ही तो है।
न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से कल्चर, जो टेस्ट ट्यूब था जिसमें बैक्टीरिया थी, वहां से बैक्टीरिया उठाई और यहां डाल दिया, जहां जहां बैक्टीरिया गिरी वहां वहां कॉलोनी बन गई। बस इतना सा ही है वो कल्चर करना। हाँ ठीक है, कंप्लीट करें। ठीक है, जल्दी करें। ये वाला हटा दे, मास्टर प्लेट है ना। हाँ ठीक है, जल्दी करिए। जल्दी करोगे, वो थ्योरी उधर एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, लिखो चाहे ना लिखो चल जाएगा। ये प्लेट बना ले बस, हो गया, जिसका नहीं बना है। ठीक है, चलिए अब आइए। देखो पिछला मेथड बहुत लेंदी था, इसीलिए एक अल्टरनेट मेथड डेवलप किया गया। अब वो अल्टरनेट मेथड क्या था वो देखना है आपको। अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर मेथड, अल्टरनेट है ये, पिछले वाले का दूसरा तरीका है और इसमें कम टाइम लगता है। तो चलो देखते हैं, हो चुका ना सबका जो भी लिखना था? क्या लिख रहा है? ठीक है लिखो जल्दी, लास्ट वाली लिखो। अरे लास्ट वाली बची है, अभी तो बोला लास्ट वाली। ठीक है तो लास्ट वाली लिखो। बट दिस मेथड इज कुंबरसम, लॉन्ग एंड, अरे एनसीईआरटी में है, पेज नंबर 200 में है, वहां पर भी मिल जाएगी। ओके ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अब पिछला मेथड लेंदी था, इसलिए एक अल्टरनेट मेथड डेवलप किया गया। अब इस अल्टरनेट मेथड में क्या है, एक सेलेक्टेबल मार्कर तो अभी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। पिछली बार दो सेलेक्टेबल मार्कर और दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे, एम्पार और टेटार। अब एक सेलेक्टेबल मार्कर तो अभी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एम्पार, लेकिन दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर टेटार नहीं है, बल्कि लैक जेड जीन है, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाली जीन है। बोला तो था कि ये भी सेलेक्टेबल मार्कर का काम करता है। चलो देखते हैं। अगर ये तो सेलेक्टेबल मार्कर ले रहे हो, फिर तो पक्का वेक्टर बदलना पड़ेगा, क्योंकि पीवीआर 322 में फिक्स है कि एम्पायर और टेटार ही सेलेक्टेबल मार्कर है। तो कोई ऐसा वेक्टर ढूंढो जिसमें एम्पायर और लैग जेड होता है, तो वेक्टर यूज करेंगे PUC18
और PUC 19। ये जो PUC 18 और 19 वेक्टर होते हैं ना, इनमें एम्पायर होता है और लैग जेड जीन होती है। ये वाला वेक्टर यूज करेंगे। ये लैग जेड का मामला क्या है? PUC 18 19 दोनों में ये होता है। लैग जेड का क्या चक्कर है आगे वो समझो। देखो, ये जो लैग जेड जीन होती है, लैग जेड जीन जो होती है, ये बनाती है, हम सब जानते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को एनसीईआरटी एक जगह रिपोर्टर एंजाइम कहती है। रिपोर्टर क्यों कह रही है? क्योंकि ये रिपोर्ट करेगा कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। कहां लिखा है? कहां? टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। थ्योरी के अंदर कहीं नहीं लिखा है रिपोर्टर एंजाइम, लेकिन क्वेश्चन पूछा हाउ रिपोर्टर एंजाइम मदद करता है रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ढूंढने में। तो रिपोर्टर एंजाइम जो वो कह रहे हैं, वो किसको कह रहे हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को। पेज नंबर 205 बॉटम, आखिरी क्वेश्चन 205 बॉटम, आखिरी क्वेश्चन लिखा है रिपोर्टर एंजाइम। 205 बॉटम वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 होगा, 9 है ना? अब मैं ना बताऊं बीटा गैलेक्टोसाइडेज को रिपोर्टर एंजाइम कहता, बोर्ड में आ गया आपके या नीट में कहीं भी आ गया, तो आप ढूंढ रहे रिपोर्टर एंजाइम कौन है, तो इसी को रिपोर्टर एंजाइम कहते हैं। क्लियर है? ओके, सुनिए मामला क्या है। यहां पर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है एक्सगल, जो कि व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है एक्सगल? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्या होता है? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। मतलब सर, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का मतलब है रॉ मटेरियल फॉर कलर प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल फॉर कलर प्रोडक्शन, दैट इज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अच्छा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्सगल को व्हाइट से ब्लू में बदलता है, ये मामला है। अगर लैग जेड जीन एक्टिव होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, और अगर एंजाइम बनेगा तो एक्सगल को व्हाइट से ब्लू में बदल देगा। ये है पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर, मतलब कलर के बेस पर सब कुछ होने वाला है। अच्छा, एक्सगल, कुछ लोग सोच रहे क्या है सर, बता दो एक बार। 5 ब्रोमो 4 क्लोरो बीटा डी गैलेक्टो पायरिनोसाइड। 5 ब्रोमो 4 क्लोरो बीटा डी गैलेक्टो पायरिनोसाइड। जरूरत नहीं है, एक्सगल ही याद रखना है, ठीक है? ओके, ध्यान इधर। अब सुनो, देखो PUC 18 और 19 वेक्टर ऐसे होते हैं, तो हम यहीं पर काटेंगे इसे लैग जेड वाले एरिया में। पिछली बार टेटार एरिया में काटा था, इस बार लैग जेड में। तो ये कटेगा अगर, तो एम्पायर जीन तो सही सलामत है, लैग जेड जीन के बीचों बीच खोल दिया इस सर्कल को। अब वही जोड़ते समय दो बातें होंगी, या तो जैसा था वैसे फिर से जुड़ गया, जुड़ के फिर से ऐसा हो गया। इसको क्या नाम दिया था? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो वापस जुड़ गया, अगर वापस जुड़ गया तो फिर एम्पायर जीन भी एक्टिव है और लैग जेड जीन भी एक्टिव है। इसे क्या बोलोगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन अगर बीच में डिजायर्ड जीन फिट हो गया, फिर तो लैग जेड जीन का हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, लैग जेड इनएक्टिव हो गया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर बनेगा तो एम्पायर जीन तो सही सलामत है, लेकिन ये जो लैग जेड जीन है, इसके बीच में हमने क्या फिट कर दिया? डिजायर्ड जीन। तो लैग जेड जीन का हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो एम्पायर जीन एक्टिव है, लैग जेड इनएक्टिव है। किसमें? रिकॉम्बिनेंट डीएनए में।
कोई समस्या तो नहीं है। ट्रांसफर कर दो होस्ट सेल में जिसमें पहले से कोई प्लाज्मिड नहीं है, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, तो चलो ट्रांसफर करते हैं। कल्चर द बैक्टीरिया, या आगे ट्रांसफर कर दो होस्ट सेल में, आगे यही लिख दे। ट्रांसफर करेंगे जब होस्ट सेल में तो फिर से तीन बातें होंगी पिछली बार जैसे। कुछ बैक्टीरिया ऐसी होंगी जिनके पास खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए तो होगा लेकिन बाहरी कोई डीएनए नहीं लेंगे, तो उन्हें क्या बोला था? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसी ले लो, कुछ बैक्टीरिया ऐसी मिलेंगी जब ट्रांसफर करोगे उनके पास खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए तो होगा लेकिन उन्होंने डीएनए लिया है, लेकिन कौन सा? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसी बैक्टीरिया को क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलोगे। और कुछ बैक्टीरिया ऐसी होंगी जिनके पास खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए तो है लेकिन उन्होंने लिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया हुआ है, तो जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है उन्हें ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बोलेंगे। इनकी तारीफ कर लें आगे। जिसने, चुपचाप रहो ध्यान सुनो, जिसने कोई डीएनए नहीं लिया है उसके पास ना तो एम्पायर है ना लैग जेड है, और जिसने नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है उसका एम्पायर और लैग जेड दोनों एक्टिव है। एम्पायर भी एक्टिव है और लैग जेड भी एक्टिव है। और जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है उसका एम्पायर एक्टिव है, लैग जेड इनएक्टिव है। एम्पायर एक्टिव है, लैग जेड इनएक्टिव है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ कल्चर मीडियम में, इसको कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई कराओ। कल्चर द बैक्टीरिया इन कल्चर मीडियम कंटेनिंग, क्या क्या है इस बार शुरुआत में ही सब कुछ कर दिया, एम्पिसिलिन भी डाल दो और एक्सगल भी डाल दो। कल्चर मीडियम जो शुरुआत में दे रहे हो उसी में सब कुछ डाल दो। ठीक है, चलो तो ये प्लेट रही। इस बार ना जिसने कोई डीएनए नहीं लिया है वो तो ग्रो ही नहीं कर पाए क्योंकि मीडियम में एम्पिसिलिन भी है, लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास तो एम्पायर जीन ही नहीं है। सही है, तो ऐसे बोलूं, ऐसे लिख देता हूं, क्रॉस कर देता हूं, लिख देता हूं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एम्पायर जीन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एम्पायर जीन, वो तो मर ही जाएंगी। सही है, और जो जिंदा रह गया वो ट्रांसफॉर्मेंट है। क्यों? जो भी डीएनए लिया है उसके पास एम्पायर है। जिसने कोई सा भी डीएनए लिया हो उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो वो तो जिंदा ही रहेगा। पता है, यहां पर दो तरह की कॉलोनी आएंगी। माना कि ये ब्लैक नहीं व्हाइट है, तो कुछ तो व्हाइट कॉलोनीज आएंगी, कुछ तो व्हाइट कॉलोनीज आएंगी यहां इस बार, और कुछ ब्लू कॉलोनीज आएंगी। बस दो ही तरह की कॉलोनी आएंगी, कुछ कॉलोनी ब्लू आई और कुछ व्हाइट। अरे चाहे कैसी भी आई हो, अगर वो जिंदा है यहां, मतलब उन्होंने कोई ना कोई डीएनए लिया है, उनके पास एम्पायर जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तभी तो जिंदा एम्पिसिलिन वाले मीडियम में। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये ब्लू व्हाइट का चक्कर कैसे हो गया? देखो, ब्लू कॉलोनी तो तभी आएगी ना जब लैग जेड जीन एक्टिव होगा। अगर लैग जेड एक्टिव होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, तब ना एक्सगल व्हाइट से ब्लू हुआ। तो ब्लू कॉलोनी कब बन सकती है? जब लैग जेड एक्टिव हो। और लैग जेड किसका एक्टिव है? नॉन रिकॉम्बिनेंट वालों का। मतलब ब्लू कॉलोनीज जो हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की हैं। व्हाइट कॉलोनी कब आएगी? जब लैग जेड इनएक्टिव हो। अरे जब लैग जेड एक्टिव ही नहीं होगा
तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ही नहीं, तो एक्सगल व्हाइट का व्हाइट ही रह जाएगा। ऐसा कौन है जिसके पास लेक्चर्ड इनएक्टिव है? कौन? रिकॉम्बिनेंट। तो व्हाइट कॉलोनीज जो आई हैं वो किसकी है? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की। दैट्स ऑल। देखा, इस बार एक बार ही प्लेट करने से पता चल गया, व्हाइट कॉलोनी वाली रिकॉम्बिनेंट है, ब्लू कॉलोनीज वाली नॉन रिकॉम्बिनेंट है। कोई समस्या तो नहीं है? ये 7 का बी था। कंप्लीट करें इसको। कैसे लिखोगे? ओह, इधर सबसे पहले हेडिंग डाल के वेक्टर यूज लिखोगे, है ना? वेक्टर यूज के बाद ये लेगजेड का कॉन्सेप्ट, इसके बाद ये डायग्राम। कंप्लीट करें इसको। हाँ बोलो। हाँ, यहाँ पर मास्टर प्लेट रेप्लिका प्लेट नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन एक जगह पर तो एक ही बैक्टीरिया गिरेगी ना, एक पॉइंट पर एक ही बैक्टीरिया स्पेस ऑक्युपाई कर सकती है ना। नहीं, एक जगह तो एक ही गिरी ना, लेकिन देख देख देख, पिछले मेथड में तू बोल रहा है, देख, एक बैक्टीरिया यहां गिरी थी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो सबकी अपनी कॉलोनी बनी रही होगी, सबकी अपनी अपनी कॉलोनी बनी रही होगी। सही है? ऐसे। ए चुप हो भी। मान ले जब एम्पिसिलिन मंगाया था तो ये वाला मर गया था, ये वाला मर गया था, ये वाला मर गया था, तो ये तीनों कॉलोनी किसकी है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की। फिर फिर अगली बार दूसरे टेट्रासाइक्लिन मंगाया तो ये मर गया, ये मर गया और ये मर गया, मतलब ये सब किसकी थी? रिकॉम्बिनेंट की। बाकी जो बची वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझ गया? कॉलोनी तीन नहीं, कई है, लेकिन हम आसानी से समझ में आए इसलिए तीन बना लेते हैं। हाँ, किस मेथड? इट टेक लेस टाइम, रेप्लिका प्लेट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। माइनर में मॉड्यूल 10 आएगा पूरा। माइनर में, मेजर में नहीं। हाँ, छोटे छोटे चैप्टर हैं। कॉमन का भी नहीं आया, ऊपर से ही नहीं है बताया। हाँ हाँ, एक्सगल तो कल्चर मीडियम में डाला था, एम्पिसिलिन भी तो बाहर से ही डाला है हमने। एक्सगल और एम्पिसिलिन तो हमने कल्चर मीडियम में अलग से डाला है ना। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करें इसे। तो स्टेप 7 हो गया ये, है ना? स्टेप 8 बताने जा रहा हूं। 9 तक है सीरीज। हाँ, और क्या। 9 तो 5 मिनट का, उसमें कुछ नहीं है। 8 में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि वही तो रिपोर्ट कर रही है कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। हाँ, क्या?
तो क्या हो जाएगा? डीएनए मर जाएगा। पिछली क्लास में था, जब तूने सर्कल बनाया था तब एल्केलाइन फॉस्फेटेज डाला था हमने, ताकि ना जुड़े। लेकिन जब डिजायर्ड जीन भी डाल दिया तब तो तुझे फॉस्फेटेज हटाना होगा ना। तो समय टेस्ट ट्यूब में कटा हुआ वेक्टर भी है, डीएनए लाइगेज भी है, डिजायर्ड जीन भी है, फॉस्फेट भी है। अभी भी तो मौका है, दोनों आपस में जुड़ सकते हैं या अकेले खुद ही जुड़ जाए। ठीक है। ठीक है, खत्म करें। हेडिंग चेंज कर रहा हूं, बस हो गया। चलो कंप्लीट करो। ये थोड़े ना डायग्राम बना लोगे बाद में हेडिंग डालोगे, ऐसे करेगा? अच्छा, नीट देने जाएगा तो आगे ओमार में आंसर की पूरी भर लेगा, फिर पेपर खोलेगा, देखते हैं क्वेश्चन कैसा आया है ना। गुड 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 गुड। ये घर वालों को भी बता देना कि मैं इस बार यही करके आऊंगा। हाँ, 10-20 करते गए, जिसमें सवाई भरते जाओ, है ना। हाँ। हाँ? चलो लिखो, जल्दी जल्दी फास्ट करे, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बात कर ले, पढ़ने का वक्त, सिलेक्शन का वक्त तो कभी भी आ सकता है कि नहीं। देख, जिंदगी में ना बात करना बहुत जरूरी है। ये वक्त गुजर गया ना तो बात करने को दोबारा नहीं मिलेगा। पढ़ाई का क्या है, अगले साल भी हो सकती है। अरे जब तक जिएगा तब तक कर सकता है। हाँ, लोग 60-60 70 साल में नीट दे रहे हैं। जरूरी है अभी से करना है, बातें जरूरी है, कर ले आराम से। हाँ, और क्या। जब दोस्त के बच्चे बनने आएंगे डॉक्टर तो ये भी तैयारी कर रहा होगा, है ना। बोलेगा तेरे पिताजी के साथ से तैयारी कर रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस ज्यादा है मुझे। और दोस्त बोल देंगे इससे बच के रहना, ये वही मिलेगा, है ना। चलो, बस हो गया, फिर उसी को यूज करते रहो। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। ओए, पता नहीं, लिखना दो उसको।
अरे बस यही तो हटा रहा हूं कि कल्चर मीडियम में एम्पिसिलिन और एक्सगल पड़ा हुआ है। कल्चर मीडियम में एम्पिसिलिन और एक्सगल, बस हो गया, इतने से हो जाएगा। हाँ जल्दी करो। ब्लू कॉलोनीज रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की हैं और व्हाइट कॉलोनीज ब्लू नॉन रिकॉम्बिनेंट की और व्हाइट रिकॉम्बिनेंट की। ब्लू कॉलोनीज है नॉन रिकॉम्बिनेंट की, व्हाइट है रिकॉम्बिनेंट की। नहीं अभी कुछ ना कर, सब बिखरा पड़ा है, ये लोग समेटना पड़ेगा सब। तो मैं जो जगह मिल रही है लिख रहा हूँ, कुछ नहीं लिखना अभी। ओके ठीक है, चलिए आ जाइए। ओके क्या है, व्हाइट कॉलोनी लिख दे, लैगजेड इनएक्टिव है, लैगजेड क्रॉस कर दे, क्रॉस कर लैगजेड को। हाँ बस लिख दे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। और ब्लू कॉलोनी को इसका उल्टा लिख ले, लैगजेड एक्टिव है नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है ठीक है, चलिए देखो ध्यान से। वो बैक्टीरिया हमने ढूंढ ली जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया हुआ है, मतलब डिजायर्ड जीन लिया हुआ है। अब स्टेप 8 आता है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, मतलब वो जो जीन डाले उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले ये सुनो, पिछले स्टेप में हमने क्या ढूंढा। एक ऐसी इकोलाई ढूंढी जिसमें खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए तो है, लेकिन साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है, साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये जो डिजायर्ड जीन है ना, वो ह्यूमन जीन है। कौन सी जीन है, ह्यूमन जीन। तो क्या इस इकोलाई को बोलूं, जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई है। अरे ये ह्यूमन जीन इकोलाई के अंदर जाकर ट्रांसक्रिप्शन करेगी तो बनाएगी एमआरएनए, ट्रांसलेशन से क्या बनाएगी, ह्यूमन प्रोटीन। पता है ये जो ह्यूमन प्रोटीन बनेगी ये कहां बन रही है, हेट्रोलॉगस होस्ट में। मेरी जीन के लिए तो हेट्रोलॉगस होस्ट है ना। तो अगर कोई प्रोटीन हेट्रोलॉगस होस्ट में बने तो उस प्रोटीन को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जो प्रोटीन इकोलाई में बन रही है उसे क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, क्योंकि वो प्रोटीन किसमें बनाई जा रही है, हेट्रोलॉगस होस्ट में। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, इफ अ प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलॉगस होस्ट। अगर कोई प्रोटीन बनाने वाली जीन कहां प्रोटीन बना रही है, हेट्रोलॉगस होस्ट में, तो जो प्रोटीन बनेगा इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। कोई दिक्कत तो नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन। अब सर बैक्टीरिया तो ढूंढ ली जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया था, अब क्या करें। देखो अब हम इसकी ग्रोथ कराएंगे स्मॉल स्केल में, इसकी ग्रोथ कराएंगे हम, मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे इन स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल में कहा मल्टीप्लाई करेंगे, इन लैब, लेबोरेटरी में मल्टीप्लाई करेंगे। टेस्ट ट्यूब में सर इतनी मेहनत करी और सिर्फ ये आप बोल रहे हो लैब में टेस्ट ट्यूब में मल्टीप्लाई कराने के लिए, नहीं रुको तो, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। अरे जो बैक्टीरिया हमने बनाई है हमें पता नहीं उसकी ग्रोथ के लिए बेस्ट कल्चर मीडियम क्या है, उसकी ग्रोथ के लिए बेस्ट पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, वो तो पता ही नहीं। और जब ये प्रोडक्ट बना लेगा इससे प्रोडक्ट निकालना कैसे है, प्रोडक्ट को प्यूरिफाई कैसे करें, कुछ पता ही नहीं। पता चले आप ट्रिलियंस ऑफ इकोलाई बना ली और सबने सबके अंदर इंसुलिन भरा है, आपको पता ही नहीं इंसुलिन निकालना कैसे, फिर तो वेस्ट हो गया रिसोर्स। इसलिए छोटे स्केल पर, स्मॉल स्केल पर
मल्टीप्लाई करके हम ये पता करना चाह रहे हैं टू नो बेस्ट कल्चर मीडियम, ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया, और टू नो हाउ प्रोडक्ट इज टू बी आइसोलेटेड। जब इंसुलिन ये लोग बना लेंगे तो प्रोडक्ट कैसे निकालना है और कैसे उसे प्यूरिफाई करना है। जब ये सब पता कर लेंगे, अब कराएंगे ग्रोथ लार्ज स्केल में। तो लार्ज स्केल में कहां ग्रो कराएंगे? लार्ज स्केल में कैसे ग्रो कराएंगे? देखिए, ग्रोथ इन लार्ज स्केल जब हम कराएंगे, ग्रोथ इन लार्ज स्केल किसमें कराएंगे? इन लार्ज स्टील कंटेनर। किसमें कराएंगे ग्रोथ? लार्ज स्टील कंटेनर में, जिन्हें कहते हैं बायो रिएक्टर या बायो कंटेनर या बायो वेसल या बायो फर्मेंटर, कई तरह के नाम हैं। बड़ा स्टील कंटेनर में मल्टीप्लाई कराएंगे। पता है इन बायोरिएक्टर की कैपेसिटी क्या होती है? इन बायोरिएक्टर की कैपेसिटी होती है 100 से 1000 लीटर्स। बायोरिएक्टर में क्यों मल्टीप्लाई करा रहे? अरे घर में पानी की टंकी है, उसमें मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई ही तो कराना है। तो ठीक है, पानी की टंकी में कल्चर मीडियम भर दो। बायोरिएक्टर में क्यों? क्योंकि बायोरिएक्टर में बैक्टीरिया को जितना पीएच चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना मॉइस्चर चाहिए, सब रेगुलेटेड मैनर में दे सकते हैं। जितना उसे चाहिए उतना दे सकते, इसलिए बायोरिएक्टर में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यही लिख रहा हूं मैं क्या बायोरिएक्टर के अंदर इंटरनल पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर एक्सेट्रा कैन बी regulated as per requirement of the cell। सेल की जरूरत के हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेल को जितना चाहिए उतना देंगे। और सुनिए, सबसे कॉमन बायोरिएक्टर जो है आपकी एनसीईआरटी में पेज 204 में ये डायग्राम बना है बायोरिएक्टर के। कॉमनली यूज जो बायोरिएक्टर होते हैं उनका नाम है स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। वो दो फोटो बनी है 204 पेज में, उनके नीचे देखना लिखा होगा स्टिर्ड टैंक, लिखा है। पढ़ेंगे ना उनको, सब पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले, अरे बायोरिएक्टर पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी रखना अगली क्लास में। इन दोनों डायग्राम से रिलेटेड जो भी लिखाना होगा वही लिखाऊंगा डायग्राम के पास। लेकिन ये बायोरिएक्टर पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है कि बैक्टीरिया को कल्चर करना दो तरीके का होता है। बैक्टीरिया को कल्चर करना दो तरीके का होता है, एक है बैच कल्चर और एक है कंटिन्यूअस कल्चर। बैक्टीरिया को कल्चर कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन दो तरीके से कराएंगे, बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर। तो आगे मैं इन दोनों कल्चर के बारे में बताऊंगा, फिर वो बायोरिएक्टर और बाकी जो थ्योरी बची है। ठीक है, ये खत्म करें, आगे कंप्लीट करें। नहीं अभी नहीं है, चलो कंप्लीट करो। मतलब दो में से एक बता जाऊंगा, बैच कल्चर बता जाऊंगा, कंटिन्यूस अगले में हो जाएगा और क्या। ठीक है, कंप्लीट करिए। मैं यहां से हटा ही देता हूँ ना इसको, उधर ही लिखूंगा बाद में। चलो, ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। हाँ, क्या? तो नहीं हटाओ, यूज ही नहीं करो, उससे दूसरा बैक्टीरिया यूज करो। जरूरी है उसी को यूज करना? बैक्टीरिया को मारना पड़ेगा, फिर तो बैक्टीरिया मर गई इसीलिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, जल्दी करें इसको।
लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो भाई। क्या है इंटरनल पीएच, क्या है, पता चल गया? अच्छा ठीक है, चलो। कुछ भेजे में जा रहा है, भेजे के उस पार जा रहा है, कुछ गया। हाँ, क्लास तो हर हर क्लास करी है ना तूने? क्लास तो सारी करी है। हाँ, क्या बोल रहा है? ये कौन है? हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए हैं ये। कोई बात नहीं। अभी अभी सारे में कैप नहीं लगाया मैंने, दो बचे हैं। कोई बात नहीं, अगली क्लास से चौथी है, बराबर कर लेंगे। ऑनलाइन वाला हुआ भाई।